सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्यायी प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हतभासि प्रणमामि भक्तियुतो सुधनानमो वैं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसग कौतोसल जंगवं पैने पावड़े परियम सुतपडमानु ओव पुवगिया चुलिया सुतथै थुई धम्मकाय निज कालम अच्चेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःख कौ कम्मा कौ महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुनीतिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचारण करण संग्रह से शिष्यानुग्रह कुशले धमार्ये सदा बंधे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम क्षीणन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणौ गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भक्ते आर्य भक्ति कावसको कौतुसलिम समनान समदंसन समचारी जुत्तानम पंचभियाचाराणम आयर्यानम आयरादि सुनानुपदेश्यानम वज्जायनम तीरन गुणपालनयानम सबसावनाम नित्यकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःख कौ कम्म कौ बहुलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचोनुसारतमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासम जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आर्या गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान
नेमिचंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा रूप प्राकृत भाषा में गाथा लिखा है और उस पर आरिका गम्य आदिमती माता जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्म कांड जी में 9 अधिकार है। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है। 5वें अधिकार में भी बंधुदय को अधिकरण मानकर आधेय रूप स्थान का आधेय रूप सत्व स्थान का वर्णन अभी चल रहा है। तन्मय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नम्युननेमि चन्दम् असहा नम्युननेमि नाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं थानसमुकितनं गोच्छम्। पेज नंबर 594, जो गाथा नंबर 679 679 की संदृष्टि है। उसके पहले तक हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया था। संदृष्टि को थोड़ा देख लेते हैं। बंध स्थान 22 का है। उदय स्थान इसमें 3 है, 10, 9, 8। सत्व स्थान भी 3 है, 28, 27, 26 प्रकृति रूप। फिर 22 प्रकृति का गंध स्थान है। उदय स्थान 1 है, 7 प्रकृति रूप। कल हम लोगों ने 2 ठो समझ लिया था ऊपर वाला। और सत्व स्थान कितना है? 28 प्रकृति रूप है। फिर बंध स्थान तीसरा 21 प्रकृति का है। उदय स्थान 3 है यहाँ पर, 9, 8, 7। और सत्व स्थान 28 प्रकृति का है। फिर यहाँ पर 17 प्रकृति का बंध स्थान है। उदय स्थान 2 है, 8 और 7। सत्व स्थान 5 बन रहे हैं, 28, 24, 23, 22, 21। समझ में आ रहा है सबको? स्थान सारे समझ में आ रहे हैं? एक मिनट। हाथ में हरी मिर्च काटी थी तो उसी का हाथ था लगता है, उससे मैंने आंख छू दी। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 594। और वहां जो संदृष्टि बताई है ना, वो है सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि 594। जहां नहीं समझ में आए खोल के पूछिएगा। फिर 17 प्रकृति रूप स्थान है। उदय स्थान 1 ही है। कौन सा? 9 प्रकृति का। और सत्व स्थान 4 है यहाँ, 28, 24, 23 और 22 का। फिर 17 प्रकृति का बंध स्थान है। उदय स्थान 1, 6 प्रकृति का। सत्व स्थान यहाँ पर 28, 24, 21 का। फिर 13 प्रकृति का है। उदय स्थान 1, 8 प्रकृति। सत्व स्थान 4, 28, 24, 23, 22। पुनः 13 प्रकृति बंधने का स्थान में उदय स्थान 2 बन रहे हैं, 7 और 6 का। और यहाँ पर सत्व स्थान कितने बन जा रहे हैं? 28, 24, 23, 22, 21। इस तरह 5 बन जा रहे हैं।
दीदी ये कैसे पता चले कि जैसे पांचवें चौथे गुण स्थान में ये 17 के 4 स्थान है अलग अलग, इस तरह का जो होता है वो कैसे पता चले? मतलब हम लोग दिमाग में कैसे इसको सेट करें कि 17 के 3 है ना ये स्थान? एक जैसे तो मिनट, मेरा लगता है आवाज कम की, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलिए कविता जी। ये 17 के जैसे 3 स्थान है, तो एक बार 8 व 7, दूसरे में 9, तीसरे में 6। अब हम लोग ये कैसे, मतलब हम लोग खुद लगाएं तो कैसे लगाएं इस चीज को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, कि मतलब ये सारे चौथे गुण स्थान के ही चल रहे हैं ना? नहीं, चौथे गुण स्थान का 21 प्रकृति स्थान कहाँ होता है? चौथे गुण स्थान से शुरू होगा 21 प्रकृति स्थान। बंध स्थान 21 प्रकृति का कहाँ होता है? वो तो दूसरे गुण स्थान में होते हैं। दूसरे गुण स्थान में होता है। वो हाँ। तो दूसरा तक निकल गया, अब तीसरा आ गया। तो तीसरा में कहते हैं कि उदय स्थान 2 है, 8 और 7 का। तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी भी नहीं है, और उसकी जगह मिश्र आ गई। तीसरा गुण स्थान है तो करे 8 का और 7 का स्थान बनेगा, 5 का उदय स्थान बनेगा, सत्व स्थान बन जाएगा 28, 24, 23, 22 और 21 का। तो यहाँ 21 का 17 प्रकृति में, 17 ही प्रकृति में, वो चाहे यहाँ गुण स्थान लगा के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 22, 23 का सत्व स्थान तीसरे गुण स्थान में नहीं बनता है। अरे आप लोग को सच्ची होमवर्क दिए थे ना? ओहो, मेरे को तो याद ही नहीं रहा, भूल ही गई मैं। पहले वो पूछे तब आपको संदृष्टि समझ में आएगी, इसीलिए संदृष्टि नहीं समझ में आ रही है। क्या था मेरा क्वेश्चन, क्या था? मैं तो खुद ही भूल गई। तत्व स्थान के का बताना था। 22, 23, 24, 26, 27 का सत्व स्थान। हाँ, 21 प्रगति का, 22 प्रगति, 23 प्रगति, 24, 26, 27, 28 का सत्व स्थान कैसे, कौन से गुण स्थान तक बनता है, ये बताइए आप। ये प्रश्न था क्या? चलो चलो तुम ही बताओ, 26 प्रकृति का स्थान किस किस गुण स्थान में बनेगा? खोलो, अपने को खोलो। हाँ हाँ, साधक सरल स्पर्श खाली मिथ्यात्व गुण स्थान में बनेगा 26 प्रगति का, सम्यक प्रगति की सम्यक मिथ्यात्व प्रगति की उद्वेलना से, उद्वेलना करने से। 28 का कहाँ 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 बनेगा? बीना जी, बस तुम रहने दो। बीना, बीना जैन मेरठ। हाँ, सभी गुण स्थानों में बनेगा 28 प्रकृति का। एक से लेके 11, एक से लेके 11 तक सभी गुण स्थानों में बनेगा। 1 से लेके 11 तक बन जाए। कैसे बनेगा? क्योंकि इसमें 28 की 28 प्रकृति का सत्व रहता है। नहीं रहता तो है, तो श्रेणी वाले हो गए, तो कैसे बनेगा? आगे के गुण स्थान तो 8, 9, 10, 11 तो श्रेणी है। हाँ। सातवें का 7 सहभाग श्रेणी है, तो 28 का कैसे बनेगा? 36 बोले थे ना कि संख्या तो याद कर लेंगे, लिखा हुआ है देख के। हमने ये भी कहा था कि अपने से लिखिएगा, देखे लिखिएगा, अगर देख लिखेंगे तो फंस जाएंगे। फंस गए। कैसे बनता है 28 प्रकृति का? हालांकि वो समझ रही होंगी जरूर, लेकिन बोलना आपको। 28 भाभी हमने करी है पूरी आज। हाँ, हमने संदृष्टि पढ़ी है आज, पूरी करी है, जितनी हमसे आई है, जितनी समझ में आई हमने करी है। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं ना। तो देखिए, संदृष्टि करना तो आपने ग्रंथ है, कुछ समझ तो कुछ कर लेते हैं, बताना है ना भाई। आप किसी को, हम आप लोग को खाली इतना बता के चले कि 11वें गुण स्थान 28 प्रकृति का, और आगे बढ़ जाए, आप लोग को संतोष होगा क्या? आप लोग कहेंगे कि कैसे 28 का सत्व कैसे होता है? पूछेंगे ना कैसे होता है, मेरे को बताना पड़ेगा ना। तो आप भी जब किसी को कहेंगे 28 प्रकृति का सत्व स्थान 11 तक है, मोहनी कर्म का, तो सामने वाला बोलेगा कि श्रेणी कैसे मंडेगी 28 प्रकृति वाले की, तो आपको बताना। हाँ, बोलिए जिस बोलिए। टाइम वो श्रेणी से गिरने लगता है तो आह, वो बस 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 बस, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। भाई जिस टाइम वो वो आप नहीं चढ़ता है बता पाएंगे। आपका एक शब्द मुझे बता दिया, एक ही शब्द काफी है, और बताने की जरूरत नहीं, एक शब्द से पता चल गया।
हैंडरेज भी नहीं की सच विमलेश जी, आप लोग हैंडरेज क्यों नहीं करते भाई? नहीं, कम से कम आता वो लोग तो करो ना। खाली एक त्रिशला जी का दिख रहा है मेरे को, किसी का भी नहीं दिख रहा। दीदी मैंने भी कर मैंने सबको बताया। अब बोली तो देखा। मंजू जैन दिल्ली, जो उपशम करके चढ़ेगा, उपशम श्रेणी में उसकी 28 प्रकृति की सत्ता रहेगी। और चलिए वेदक और कोई बोलिए, 28 प्रकृति की सत्ता कब बनेगी? दीदी कब द्वितीय उपसम सम्यक से हाँ, श्रेणी द्वितीय मारने वाली करके जो चढ़ेगा, द्वितीय उपशम से जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, उसको 11वें गुण स्थान में 28 प्रकृति पाई जाएगी। केवल उपशम नहीं बोला जाता, उपशम तो अनादि मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। कल भी ये चीज किसी ने उत्तर ऐसा ही दिया था, और कल भी मैंने ये बात समझाई थी। कल भी किसी ने दिया था उत्तर, सेम उत्तर दिया था कि उपशम, शायद मुझे याद नहीं कौन दिया था। तो कल भी ये बात मैंने कही थी, द्वितीय उपशम है यहाँ पर, उपशम केवल नहीं है। द्वितीय उपशम प्रथम उपशम, जब दोनों का कथन जहाँ एक जैसा चलता है तो वहां पर आचार्य क्या कह देते हैं, उपशम सम्यक्त्व में। तो वहां दोनों सम्यक्त होता है तो ऐसा कह देते हैं। परंतु यहाँ तो श्रेणी है, श्रेणी में प्रथम उपशम तो चलेगा नहीं, है ना, तो आपको द्वितीय उपशम फाइन करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा। तो 28 प्रकृति का ऐसा जीव जो द्वितीय उपशम पूर्वक श्रेणी मान रहा है, उसके 11वें गुण स्थान तक, यानी नीचे से 1 से 11 तक उसको 28 प्रकृति का सत्व है। फिर 28 प्रकृति का सत्व और कहाँ है? तो दूसरे गुण स्थान में, तो दूसरे गुण स्थान में कैसे बनेगा 28 प्रकृति का सत्व? एकदम सटीक कारण एक पंक्ति बोलनी है, अटर पटर गटर कुछ भी नहीं बोलना है। सिर्फ 4 शब्द का एक वाक्य बोलना है, बिल्कुल उसके साथ किंतु परंतु कुछ नहीं लगाना है। 28 प्रकृति का सत्व स्थान पहले में तो हमने समझ लिया कि 28 का होता है, प्रथम उपशम कर लेता है, तो दूसरे में क्यों है? बोलिए चक्रेश जी। चौथे गुण स्थान से जब नीचे गिरेगा, अनंत अनुबंधी का उदय आने पर दूसरे गुण स्थान में आएगा, तो उस वक्त अनंता का 8 प्रकृति का सत रहेगा। फिर उसमें 28 प्रकृति का। चलो अनीता बोलो। ये प्रथम उपसम से दूसरा गुण स्तर बनता है कि बहुत अच्छा, प्रथम उपसम से ही दूसरा गुण स्थान बनता है, चौथा उथा नहीं बोल सकते। प्रथम उपसम के काल में अनंत अनुबंधी का उदय आने से दूसरा गुण स्थान बनता है, इसलिए यहाँ पर 28 प्रकृति का सत्व बन जाएगा। हम बाकी चीज नहीं बोल सकते, हो सकता है 7वें में से भी आ रहा हो सकता है 5वें से आ रहा हो, अगर प्रति है तो 5वें से आ रहा है, मुनि महाराज हैं तो 7वें से 6ठे से आके आ रहे हैं, और श्रावक है तो चौथे से आ रहे, इसलिए गुण स्थान डिफाइन नहीं कर सकते प्रथम उपसम के काल में। अच्छा, फिर उसके बाद 28 प्रकृति का ये कह रहे हैं, एक स्थान और है जहाँ बंध स्थान मात्र 21 का है। ये पहले 21 वाला तो अभी बता ही दिए। कहाँ 21 का बंध स्थान? हाँ, 21 प्रकृति का बंध कहाँ हो रहा है? साधन में हो रहा, वहाँ मिथ्यात्व का नहीं हो रहा है। अब आगे फिर चलें। 17 प्रकृति का उदय स्थान, बंध स्थान, 17 प्रकृति का बंध स्थान है। उदय बोल रहे हैं 8 और 7 प्रकृति का है। और क्या कह रहे हैं, सत्व कितनी है? तो 28, 24, 23, 22 और 21 का है। अब आप लोगों से हम इतना पूछना चाह रहे हैं कि 21 का सत्व स्थान कहाँ कहाँ बनेगा? 21 का सत्व स्थान किस किस गुण स्थान में बनेगा? दीदी चौथे से 11वें गुण स्थान तक बनेगा। चौथे से 11वें तक बनेगा सत्व स्थान। ठीक है, कैसे बनता है 21 का सत्व स्थान?
दीदी 3 दर्शन मोहिनी की प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी का सत्य नहीं होगा। बोल सकते हैं 7 प्रकृति के क्षय होने से 3 दर्शन होने की, 4 चारित्र होने की, विसंयोजना भी क्षय कहलाता है, वो विसंयोजना पूर्वक क्षय होती, बस इतना ही अंतर। तो 7 प्रकृति के क्षय करने से तो इसका 21 प्रकृति का सत्व स्थान ऊपर बन रहा, तो ऊपर क्षय कर रहा है क्या? कहाँ कर रहा 7 प्रकृति का क्षय? किस गुण स्थान में कर रहा है विमलेश जी? हाँ किस जी गुण स्थान? दीदी, 7 प्रकृति का क्षय किस गुण स्थान में कर सकता है? दीदी 10वें गुण स्थान में। सातवें में। बहुत ज्यादा गलत उत्तर आता है तो हम तो कांप ही जाते हैं एकदम। थोड़ा गलत रहता है तो नहीं फर्क पड़ता है, पर कहाँ 10वां गुण स्थान ले गई यार। छपक वाले की नहीं है, किसी के नहीं होगा। सुमन पाटनी बम्बई। 4 से 7। 4 से 7। हमको एक बात बोलिए विमलेश जी, 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति कितनी है? इस 7 प्रकृति की वहां विच्छुत्ति हो रही है, क्षय हो रहा है। वहां क्षय है क्या मोहनीय कर्म का? केवल एक स्वंजन लोभ का है, वो भी छपक वाले के हो रहा है, स्वंजन लोभ का। इतनी बड़ी गलती कैसे कर? वहां तक आप ले गए सत्ता से, सबको जाता है, उपसम श्रेणी वाला जाता है सत्ता से, नो डाउट, लेकिन हम 21 का यहाँ कर दिए, पहले ही कर दिए। तो 7 प्रकृति को कहा, इस 7 प्रकृति के कोई उदय से चढ़ सकता है, श्रेणी मान सकता है? मान ही नहीं सकता है। इसका क्षय कहाँ करेगा? 4 से 7 वाला करेगा, तभी श्रेणी मंडेगी, या उपसम करे या नाश करे। 22, 23, 22 प्रकृति रूप सत्ता कहाँ है? किस किस गुण स्थान में है? 4 से 7वें गुण स्थान। 4 से 7 गुण स्थान, क्योंकि वहीं पर छपना करता है, इसलिए 4 से 7 गुना स्थान होगा इसका। बहुत अच्छा, 22 का भी, 23 का भी, 21 का हमने समझ लिया। अच्छा, 17 प्रकृति रूप सत्व स्थान है कि नहीं? 17 प्रकृति रूप सत्व स्थान क्यों नहीं बनेगा? ना बोल है कि नहीं, पहले तो ये बोलिए। नहीं, नहीं है। कभी आप कविता जी नहीं देना है आपको उत्तर। 17 प्रकृति रूप ये बंध स्थान तो है, सत्व स्थान 17 प्रकृति रूप है कि नहीं? क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? 4 कसाई और गई, 17 हो गया। इक्कीस में से 4 कसाई गई, 17 प्रकृति हो गई। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता 17 प्रकृति का सत्व स्थान? ध्यान दीजिएगा स्थान पर, सत्व स्थान। मैं बोलूं? नहीं, देखते हैं पहले। हाँ जेठी भाई साहब बोलिए। 4 कषाय का विसंयोजन होने से पहले सम्यक्त प्रकृति का नाश हुआ, इसके लिए 5 प्रकृति का ये हो जाएगा, तो 17 बनेंगे। 17 का नहीं होगा। 17 का होने के लिए हम नहीं समझे, आपकी बात ही नहीं समझे। 17 28 का सत्व स्थान समझा, 27 का समझा, 26 का समझा, फिर हमने 21 का समझा, 24 का समझा, 23 का समझा, 21 का समझा। 21 के बाद हम ये कह रहे हैं 17 क्यों नहीं बन रहा? बोलिए चक्रेश जी। 9वें गुण स्थान में प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान 4 के सायों की सत्विच्छुत्ति हो जाती है, एक साथ 8 की 8 की हो जाती है, क्योंकि 8 कसाय की सत्व विच्छुत्ति एक साथ जिसको होनी है उसको एक साथ हो जाती है।
छपक श्रेणी वाले की होती है सत्व विच्छुत्ति। तो चूंकि 8 कसा की एक साथ विच्छुत्ति होती है, तो 21 प्रकृति से चढ़ा था, 8 की विच्छुत्ति हो गई तो सीधे 13 का सत्व बनता है, 17 का सत्व नहीं बनता है। याद हो गया होगा आप लोग को, जानते सब कोई है, थोड़ा लगा नहीं पाते होंगे। तो इस तरह से सत्व स्थान सबको 13 के बाद फिर एक एक वेद का होता है, फिर 6-9 कसाय का होता है, फिर एक वेद का होता है, फिर एक 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 करते कसाय का होता है। इस तरह से सत्व विच्छुत्ति होती है। तो आगे की सत्व विच्छुत्ति तो सब जान ही रहे होंगे। तो हम आगे चलते हैं। संदृष्टि अब करने की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अपने लोग सब समझ रहे हैं सत्व स्थान वगैरह। आगे की गाथा ले रहे हैं। भाभी भी यहाँ से नहीं समझ, हमें नौवे गुण स्थान नहीं समझ में आया। ये 9 है ना पूर्वकरण स्थान में 6, 5, 4 ये प्रकृतियां जो रह गई, यहाँ से नहीं समझ में आया था। ये कहाँ पर? यहाँ पे संदृष्टि में जो है चौथे नंबर का 9वां जो आया, अच्छा, यहाँ से नहीं समझ में आया था। हाँ तो यहाँ पर अपूर्वकरण गुण स्थान है। अभी यहाँ पर क्या करें, बंध स्थान 9 का है। तो बंध स्थान 9 का कौन सा, पहले ये बताइए आप। बंदिस्थान 9 का 4 कसाय का और 4 रति नहीं, रति तो उस स्थान में चली जाएंगी, छठे गुण स्थान में चली जाती हैं। चार, एक कसाई, हास्य रति, वेद और 6-9 कसाई। 6-9 कसाई, एक कसाई, एक वेद। क्या 6-9 कसाय एक वेद? चार तो 9 कसाई में से, और एक कसाई 5 और एक वेद। सही तो हुआ, 9 का उदय, 9 का बंध बता रहे हैं। यहाँ 9 तो 4 तो कसाई होगी भाभी। 4 हाँ। कसाई, एक हास्यरति, हास्यरति में से एक और एक वेद। हास्यरति, वेद और 4 कसाई। हास्य रति में से एक होती है क्या बंध? हास्य रति में से एक बंध होती है क्या? दोनों होती है ना, युगल का बंध होता है। चलिए बताएंगी त्रिशला जी, अब अपनी बहन की भूल को ठीक करेंगी। स्थान तो उसमें जो है 4 कसाई संतुलन के हैं और हाँ। एक वेद है और एक वेद रह गया, और 2 ये हास्य रति है और एक भय है। 7 हुए। हाँ? एक भय है। कहाँ हुआ 9? 8 ही तो हुआ। तो एक भय और जुगुप्सा 2 हो गए, 9 हुआ। तो ऐसे थोड़ी कि हम 8 बोले तो आप बोल दिए एक और जुगुप्सा हो गया, ऐसे थोड़ी उत्तर होता है। 9 हो गया, 9 हो गया। समझे कि नहीं? 4 कषाय, एक वेद, भय जुगुप्सा, हास्य रति। 8वें गुण स्थान, 8वां गुण स्थान है या पूर्वकरण। 8वें गुण स्थान के अंत में बंध विच्छुत्ति होती है, हास्य रति और भय जुगुप्सा की, है ना। 36 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है वहां पर। शुरू में निद्रा प्रचला होती है, फिर बीच में 30 प्रकृति होती है, फिर 4 लास्ट भाग में 4 प्रकृति की होती है, 4 कसाई की, भय जुगुप्सा हास्य रति। तो इस तरह से 4 वो हो गई, 4 9 कसाई हो गई और एक वेद हो गया। तो 9 यहाँ पर उदय हो गया, और उदय स्थान कह रहे हैं यहाँ पर 3 है, 6 5 4। अब बताइए किसका उदय है? कौन बताएंगे? 6 5 4 8वां गुण स्थान। छह में 4 कसाई। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। एक वेद तो बताना बहुत ज्यादा इजी है। एक वेद, 4 कसाई, एक। अरे बीना जी बंद कर लो, आप बहुत गलत बोल रहे हो, सब गलत हो जाएंगे आपके चलते। सोचने का मौका दो लोगों को, आपकी आवाज आने से लोग सोच नहीं पाएंगे।
छह प्रकृति का उदय स्थान, विभा गांधी। दीदी प्रणाम। एक कसाय संजलन, एक कसाय, एक वेद, दो युगल, दो भय जुगुप्सा, ऐसे 6 स्थान हो गए। 5 में एक भय कम हो जाएगा, छठे में जुगुप्सा कम हो जाएगी, मतलब 6 5 4 ऐसे बनेंगे। छह में तो बहुत में अच्छा एक, 6 में एक संजलन कसाय, एक वेद है, 4 नो कसाय है। 4 नो कसाय, हास्य रति या रति 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 शोक और भय जुगुप्सा, इस तरह से हो गई। 5 में भय नहीं है अथवा जुगुप्सा नहीं है, 4 में भय और जुगुप्सा दोनों नहीं है। तो क्या है 4 में? एक कसाय है, एक वेद है और एक हास्य रति अथवा रति शोक है। तरह से 4 है। आ गया समझ में बीना जी? आप ही का प्रश्न था। और सत्व स्थान तो होगा या तो 28 का हो या 24 का हो या 21 का हो। जो 7 प्रकृति 6 करके चढ़ रहा है उसका 21 का है। जो अनंतानुबंध की 20 योजना करके श्रेणी मान रहा है उसके 24 का सत्व है। जो कुछ भी नहीं किया, द्वितीय उपसम से उपसम श्रेणी मान रहा है, उसको 28 का सत्व है। आया समझ में सबको? ये पंक्ति आई कि नहीं समझ में? आगे भाभी आगे। क्या बात ललिता जी, आजकल आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैं बोली ना, हाँ आगे। बोले थे क्या? चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे अनिवृत्तीकरण तो सबको बढ़िया से आ रखा है, आगे का कथा लेते हैं। फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नए लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। अच्छा भाभी, जो ये तीसरे वाले में नोवा है, इसमें 4 कसाई हैं, तो इसमें तो एक संतुलन होगी, हास्य रति और एक वेद हो गया, यही आएंगी ना 4? हाँ, ये जो है ना, यही 4 आएंगे ना? हाँ, ठीक है, सही। और कोई कुछ संदृष्टि में से कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलू आगे। आ रहा है सबको समझ में? नहीं किसी को आ रहा तो पूछ लीजिए सबका, क्योंकि सबके चेहरे तो मुझे नहीं बता रहे हैं किसी के कि आ रहा समझ में। 2-4 लोग जरूर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अथानंतर बंध व सत्व को आधार मानकर उदय को आधेय मानते हुए 5 गाथाओं से भंग कहते हैं। अभी उसमें क्या था? बंध और उदय को आधार मानकर आधेय रूप सत्व बनाया था। अब यहाँ पर आधेय किसको बता रहे हैं? उदय को बना रहे हैं। दोनों को बंध और सत्व को आधार मानकर उदय को आधेय बना रहे हैं। गाथा नंबर 680। कुछ भी नहीं समझ में आता, एकदम शुरू का भी प्रश्न कोई मन में उथल पुथल मचा। अभी देखिए बीना जी ने पूछा ना, जबकि बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने पूछा कि चौथा वाला नो हमको समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा, उनका बहुत बहुत बहुमान है कि एकदम खुल के पूछ लेती है, बहुत अच्छी चीज है। ये वही करता है जो होमवर्क करता है ना, वही इस तरह से पूछता है। ये होमवर्क करने वाले की पहचान है, क्योंकि वो मेहनत करता है घर पर। मेहनत करने के बाद में यहाँ आया, बेचारा मेहनत भी किया 2-4 घंटा, यहाँ आके उसको समझ में नहीं आ रहा। ये किसकी पहचान है? प्रश्न करना मेहनत करने वालों की। जो पढ़ा घर में देखा ही नहीं तो क्या पूछे, उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा, पहले तो पूछेंगे क्या? तो इससे पता चलता है कि उन्होंने किया है। दीदी इन्होंने बोला एक वेद, एक भय जुगुप्सा, 4 प्रकृति में ये होगा, ये तो गलत हुआ ना मेरे हिसाब से। क्या होगा 4 प्रकृति? ये तो नहीं होगा ना। एक 4 प्रकृति में तो एक क्या हाँ इन्होंने हाँ तो भय जुगुप्सा बोला। वो मेरा तो ध्यान एक नहीं। संजोलन एक वेद ही होगा ना इसमें तो। एक संजलन एक वेद और हास्य युगल में से कोई एक युगल होगा, हास्य रति अथवा अरति शोक। क्योंकि यहाँ पर उदय की बात है, बंध की बात नहीं है। बंध में तो 6ठे गुण स्थान में चली जाती है अरति शोक, लेकिन यहाँ पर तो उदय की बात है। उदय 8वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान तक, उदय 8वें गुण स्थान तक है, सत्ता 9वें गुण स्थान में। तो इसलिए 4 प्रकृति में हास्य रति अरति शोक आएगा, एक संजलन कसाय आएगी, एक वेद आएगा। ये भय जुगुप्सा बोली होंगी तो मेरा ध्यान नहीं गया, चूंकि मेरे दिमाग में वही था ना, तो सोची वही बोलेगा। इसमें 6 5 और 4 है 9वें गुण स्थान में, इसलिए बोले 6 प्रकृति 5 प्रकृति और 4 प्रकृति का उदय स्थान बताया है। हाँ, तब आएगा ना भय जुगुप्सा, 6 में तो आएगा। हाँ 6 में आएगा, 5 में खाली। संदृष्टि में देखिए 9वें गुण स्थान की जो हाँ 6 में आएगा ना, में तो दिया हुआ है 6 5 और 4। 6 में आएगा ना।
नहीं, चार 6 5 4 तो हो चुका है, उसके बाद में अनिवृत्तिकरण में तो अभी 5 4 3 2 1 है ना। अनिवृत्तिकरण में तो अभी पहुंचे ही नहीं, हम लोग करे ही नहीं, हम तो आगे ही बढ़ गई थी, अनिवृत्तिकरण करने की जरूरत ही नहीं थी। 6 5 4 अपूर्वकरण की है, 6 में भय जुगुप्सा दोनों है, 5 में या तो भय है या जुगुप्सा है, 4 में भय और जुगुप्सा दोनों नहीं है। ठीक है, कोई किनकी आवाज आ रही थी, समझ गए होंगे। चलूं आगे चलूं, कोई प्रश्न अभी? 90 गुण स्थान में दीदी, जय वंदना, जय जिनेन्द्र। 90 गुण स्थान में 2 का है ना, यानी 6 कषाय रहित हो गई 90 गुण स्थान में, सिर्फ संज्वलन और एक वेद ही रह गया 90 गुण स्थान में। हाँ, 4 संजलन 1 वेद रह गया, 5 का बंद हो रहा। हाँ हाँ, या फिर 4 का खाली 4 कसाय का बंद होगा, वेद की भी विच्छुत्ति हो जाएगी। लिखा हुआ ना अनिवृत्तिकरण में 5 और 4 लिखा हुआ है, या तो 5 का बंद होगा या 4 का बंद होगा। पुरुष वेद की जो भी वेद वहां पर है उसकी विच्छुत्ति हो गई तो 4 का होगा। आपने कल बताया था दीदी, नवक समय प्रबद्ध, ये 5 में बताया था 90 गुण स्थान में। नहीं, 5 का उदय नहीं, 5 का उदय में तो वो बंद ही हो रहा, तो वहां पर नवक समय प्रबद्ध नहीं आएगा। तो थोड़ा मेरा कंफ्यूज यही हो रहा है कि 4 में बताना या 5 में बताना है, कैसे बताना उसको। 4 के बंध में 2 का उदय जो बता रहे हैं, उदय स्थान है ना 2 का, 5 के बंध में तो 2 का उदय ठीक है, 2 बंद रही है तो 2 का उदय है वेद का और उसका। लेकिन जब बंद छुट्टी हो गई, 4 का बंद हो रहा है, तो वहां भी सामने भी लिखा हुआ 2 का उदय, वहां जो 2 का उदय है वहां पर नवक समय प्रबद्ध जो है उसका उदय हो रहा है। 2 का इसमें लेना क्या वो? हाँ, दूसरे वाले 2 में, पहले वाले में तो 2 में बंद ही रहा तो उदय उसका रहा है, दूसरा वाला 2 में बंद विच्छुत्ति तो हो गई वेद की, 4 खाली संजलन का साय बंद रही है। ये आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? संदृष्टि में बंद स्थान में नीचे अनिवृत्ति लिखा हुआ है, वहां पर ये पूछ रही हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इनका वही पूछना, भाई 5 में तो 2 का उदय समझ में आया, 4 में 2 का उदय लिखा हुआ है, तो 4 में वो नवक समय प्रबद्ध पुरुष वेद का भी उदय आ रहा है, इसलिए 4 के बंध में भी 2 का बता रहे हैं। ठीक है, ये मैं 4 का मैंने बंद हो रहा है, 5 में किया था। फिर 4 का उदय आगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद नवक समय प्रबद्ध खत्म हो गया तो 1 का उदय आ गया है, देख रहे हैं ना, 2 के नीचे फिर 1 है। अब वहां नवक समय प्रबद्ध 1 उसमें उदय में आके खत्म हो गया, तो अब 1 का उसका खाली संजलन का साय का बंद हो रहा तो 1 का उदय हो रहा है, 3 संजलन का बंद हो रहा तो भी 1 खाली संजलन का साय का उदय रहा, 2 कषाय का बंद हो रहा तो भी 1 का उदय हो रहा, क्योंकि केवल कषाय का उदय हो रहा है। तो 2 बार 2 है तो 1 बार तो बंद ही हो रहा है, 1 बार बंद विच्छुत्ति के बाद होने पर नवक समय का उदय आ रहा है। आया होगा समझ में? समझ में आ गया, लेकिन ये जो है ना 4 1 2 जो 2 उदय करेगा, नीचे का जो 1 1 है उसमें नवक समय प्रबद्ध नहीं लगाना है। वो नवक समय प्रबद्ध कषाय है ना। हाँ, क्रोध का बचा हुआ मान कषाय है क्या? ये अभी क्लियर हो गया वहां देखो। हाँ, वो 4 3 2 1 संजलन कषाय है, कषाय में लगाना है। ठीक है, कषाय ठीक। में नवक समय प्रबद्ध उसमें भी है, लेकिन क्रोध में जब मान उदय में आ रहा है तो वो क्रोध मान बन के उदय में आ जा रहा है, मान माया बन के उदय में आ जा रहा है, तो इसलिए 1 का उदय कहलाता है ना। तो वहां पर 1 कषाय का, खाली कषाय का, प्रकृति के नाम से 1 खाली कषाय का उदय है। हाँ, 9वें गुण स्थान में 9वें गुण स्थान में बंद 5 से लेकर के 1 तक है। हाँ, बंद स्थान 5 से लेके, हाँ। तो इसमें ये नवक प्रबंधक क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रही। कल बताया था नवक पर जो अब कोई भी कर्म जब बनता है तो अपन जो 7 प्रकृति की सत्ता, मिथ्यात्व गुण स्थान में 7 प्रकृति का जो उदय स्थान लगाए थे, तो वहां पर भी तो नवक समय प्रबंध का हुआ था कि 1 आवली तक उदय में नहीं आता, तुरंत बंधा हुआ कर्म 1 आवली तक उदय में नहीं आता। अब बंध विच्छुत्ति तो हो गई पुरुष वेद की, जहां तक 5 प्रकृति बंध रही थी उसमें पुरुष वेद भी था, अब उस समय उसकी बंध विच्छुत्ति हो गई अगले समय में, लेकिन चूंकि अभी तुरंत बांधा है तो वो सत्ता में पड़ा है, क्योंकि 1 आवली तक उस कर्म में कुछ भी नहीं होता, संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण उदय उदीर्णा कुछ भी नहीं होता। वो तो 20 संयोजना बोलते हैं ना उसको। तो
किसको भी संयोजना केवल अनंतानुबंधी की होती है और किसी की नहीं होती है। हाँ हाँ ठीक है, ये अनंतानुबंधी थोड़ी, तो पुरुष वेद है। ठीक और बात। कोई भी कर्म, हम तो कह रहे हैं ना 100 बंधने लायक 120 कर्म है, 120 कर्म बंधने के बाद एक आवली तक कुछ भी नहीं होता उनमें, कोई भी कर्म हो चाहे, एक स्पेशल इसके लिए नहीं है, एक आवली तक उस कर्म में कुछ भी नहीं होता। तो बंधा पुरुष वेद, अभी तो पहले बंधा था वो तो बंध विच्छुत्ति के साथ निकल गया, लेकिन अभी जो बंधा वो तो निकल नहीं सकता, क्योंकि एक आवली तक उसमें कुछ होता नहीं है। तो वो अगले समय में स्वंजलन क्रोध के साथ में उसका उदय होता है, इसलिए 4 के बंध में भी 2 का उदय है। ठीक है, चले आगे चले। दीदी एक प्रश्न था मेरा हाँ। कि कल आपने समझाया था ना, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जो होता है वो छायिक सम्यक दृष्टि द्वितीयोपशम करता है, छपक श्रेणी नहीं चढ़कर उपशम श्रेणी पर चढ़ा। जब 21 प्रकृति वाला कल आया था तब आपने समझाया था। एक मिनट, मैंने ये सब तो लिख के भी भेज दिया है, पर पता नहीं मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो आप लोग के चलते में कि आप लोग बार बार गड़बड़ हो गए, तो मैंने लिख के भेजा है। द्वितीय उपशम किसको कहते हैं विभा गांधी जी? नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी कि पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आप जो प्रश्न करें उसमें ये निकल के आ गया। अब आप क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता। द्वितीय उपशम किसे कहते हैं? जो दर्शन मोहिनी की वो 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी की 7 प्रकृतियों का उपशम करता है या क्षय करता है? क्षय करता उसको उपशम कहेंगे। क्षय करता उसको ही द्वितीय उपशम कहेंगे ना दीदी। उपशम में क्या होता है विभा गांधी? उपशम और क्षय में क्या अंतर है? कोई भी प्रकृति ले लीजिए, छोड़िए दर्शन उपशम में वो दबा कर चलता है, क्षय में क्षय कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। हाँ, तब फिर आप द्वितीय उपशम और क्षय को एक कैसे बता रही हैं? आप ही परिभाषा बता रही हैं, आप ही इस तरह से बोल रही हैं। तो मैं कंफ्यूज हो रही ना दीदी, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जो छायिक सम्यक दृष्टि को द्वितीय उपशम कर सकता है कि नहीं? उसको क्या जरूरत है? उसको सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न। छायिक सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है तो कैसे कर सकता है? कौन देंगे जवाब? छायिक सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम कर सकता है क्या? कर सकता है तो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? इसमें तो सबके हाथ उठ जाने चाहिए थे। चलिए चक्रेशी बोलिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि जब श्रेणी चढ़ेगा तो चारित्र मोहिनी की जो कसा है उनका उपशम करके। एक मिनट, कोई भी प्रश्न के अनुसार उत्तर देंगे तब तो खोल के बोलिएगा, अन्यथा नहीं बोलिएगा। फिर से सुन लीजिए प्रश्न। कोई चारित्र मोहिनी और ये सब शब्द नहीं लाना है। साध प्रकृति का क्या प्रश्न था आपका जो मैं प्रश्न पूछी? छायिक सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम कर सकता है कि नहीं? हाँ, द्वितीय उपशम छायिक सम्यक दृष्टि कर सकता है क्या? कर सकता तो कैसे कर सकता? नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता है? चलिए बीना जी। कर सकता है। छायिक सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम नहीं कर सकता। द्वितीय उपशम केवल छाया उपशम ही कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो छायिक है, वो 7 प्रकृतियों का क्षय कर चुका है। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर। द्वितीय उपशम कौन करता है? छायिक सम्यक दर्शन कौन करता है? छाय उपशमिक जो रहता है। तो छाय उपशमिक तो छायिक वाला द्वितीय उपशम क्यों करेगा? द्वितीय उपशम कौन करता है? क्या कहा उन्होंने पहला सेंटेंस कि छाय उपशमिक द्वितीय उपशम करता है। भाई छायिक वाला क्यों नहीं करेगा? तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि 7 प्रकृति को क्षय करने के लिए करते। छायिक जो है वो 7 प्रकृति को क्षय कर दिया। द्वितीय उपशम 7 प्रकृति को उपशम करने के लिए किया जाता है। तो छायिक वाले ने तो 7 को नष्ट ही कर दिया। छायिक सम्यक दृष्टि ने तो 7 प्रकृति को नष्ट कर दिया, तो वो क्यों द्वितीय उपशम करेगा? वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है ना? 7 प्रकृति की वजह से। अगर आगे की 21 प्रकृति, अब चारित्र मोहिनी हम बोलेंगे, आगे की 21 प्रकृति का अगर वो क्षय नहीं कर पाता है तो वो उपशम श्रेणी मांगेगा। अगर उसके इतने विशुद्ध भाव हैं कि 21 प्रकृति जो चारित्र मोहिनी की बची है, 4 अनंतानुबंधी चली गई, 25 प्रकृति होती चारित्र मोहिनी की, तो 21 प्रकृति का जो क्षय करता वो छपक श्रेणी चढ़ेगा, है ना? तो इनके बहुत सुंदर उत्तर विनाश जी ने दिया, बहुत तरीके से भी दिया। बहुत बहुत बहुमान आपका। समझ में आ गया होगा विभा जी आपको।
द्वितीय उपशम, फिर से एक बार दोहरा देते हैं, द्वितीय उपशम छायोपशमिक सम्यक दृष्टि करता है, औपशमिक नहीं करता है, छायिक भी नहीं करता। इससे ही तो निकल गया छायिक क्यों नहीं करता है, प्रश्न ये खड़ा होता है। या उपशम वाला क्यों नहीं करता, उपशम वाला तो सात प्रकृति दबा रखा है, वो क्यों करेगा, क्योंकि छायिक किसको कहते हैं, जिसने सात प्रकृति का क्षय कर दिया। तो उपशम वाला की दबी हुई तो वो भी नहीं करेगा। छायिक वाला किस लिए करेगा द्वितीय उपशम, वो तो सात प्रकृति के लिए ही, सात प्रकृति को दबाने के लिए किया जाता है। तो उसने तो सात प्रकृति को खत्म ही कर दिया सत्ता से, है ना, तो उसको द्वितीय उपशम की जरूरत नहीं पड़ती है। सबको समझ में आया होगा। चलते हैं, और कोई प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए, एकदम बिल्कुल भी संकोच। बहुत अच्छा विभा गांधी जी का प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संकोच कर लेती तो उनके बैठ जाता ये मन में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। मेरी कॉपी में मेरे दिमाग में भी यही बात आ रहा था कि छायिक कर रहा है तो उसको छपक श्रेणी वही चढ़ सकता है, द्वितीय वाला तो चढ़ ही नहीं सकता है। छपक वही चढ़ेगा, छपक श्रेणी तो छायिक ही चढ़ेगा, लेकिन छायिक उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, क्योंकि आगे 21 प्रकृति का क्षय करने लायक उसके परिणाम नहीं बन पा रहे हैं, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ जाएगा। श्रेणी तो मान ली उसने, है ना, आत्मिक गुण स्थान के साथ ही मान ली, श्रेणी तो मान ली। वहां पर कोई प्रकृति क्षय होती नहीं है कि वहां से कहें, वहां से तो आराम से जा रहा है, जाते 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 कहाँ पहुंचा, 9वें में पहुंचा। अब उसको प्रकृति क्षय करनी है, अब वहां पर उसके परिणाम वैसे नहीं बन रहे हैं, तो 21 को दबा के आगे चलता। जो क्षय करता है, थोड़ा सा उज्ज्वला जी, थोड़ा सा अपने को म्यूट कर लीजिए, उज्ज्वला रायगौड़ा, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए दीदी। तो जो छपक चढ़ता है वो अनिवृत्तिकरण में 21, 8वें तक तो उस जीव को पता ही नहीं कि मैं कौन सी श्रेणी चढ़ रहा हूँ, कि पहले तो उस समय ये भाव ही नहीं रहते। लेकिन एक बात, 8वें तक तो डिफाइन ही नहीं हो पाता कि छपक है कि उपशमक है, क्योंकि वहां कोई प्रकृति का क्षय नहीं है। 7वें सातिशय में और 8वें गुणस्थान में कोई प्रकृति का क्षय नहीं है, किसी भी का नहीं है, नामकरण का भी नहीं है। तो इसलिए वहां तो पता ही नहीं चलता कि छायिक है कि उपशमिक है कि छपक है। 9वें गुण स्थान में जब जाता है, उसके परिणामों में इतनी ताकत नहीं आ पाती, इतनी विशुद्धि नहीं बन पाती है कि चारित्र में होने की 21 प्रकृति का क्षय करे, तो वो दबा के आगे, चूंकि श्रेणी तो मान चुका है, तो वो उपशम श्रेणी चला जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब सबको एक क्वेश्चन और है, इसका मतलब छायक सम्यक दृष्टि 9वें गुण स्थान में जरूरी नहीं है कि वो उसको केवल ज्ञान हो ही हो। छायिक को तो होगा ही नहीं, क्योंकि उपशम तो हाँ सॉरी, छायिक बोले, छपक श्रेणी, हाँ छायिक को कैसे होगा, तो 11 से लौट आएगा ना। तो फिर वहाँ छायक सम्यक दृष्टि का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा ये हुआ ना कि वो 11वें गुण स्थान से पहले गुण स्थान में जाके असंख्यातों मुनि निगोद में पड़े हैं, वो नहीं जाएगा पहले गुण स्थान में, बहुत से बहुत गिरेगा तो चौथे में आएगा। फायदा कैसे मिलेगा? मान लीजिए वो बहुत गिरा, परिणामों से बहुत गिर गया, आ गई कसाय सब उदय में आ गई, कहाँ तक आएगी? अप्रत्याख्यान तक। दूसरा तो पहले गुण स्थान में आ सकता है, आ जाएगा नहीं, आ सकता है, आकर के निगोद में जा सकता है। तो फिर दोबारा श्रेणी चढ़ सकता है क्या गिरने के बाद? एक भाव में 2 बार मान सकते हैं, परिणामों पर है, परिणाम जिसके लिए तो सारा खेल परिणाम का है। अब वो मिथ्यात्व में आ गए, पुनः उनके परिणामों में विशुद्धि आ गए, पुनः 7वें गुण स्थान में आ गए, वापस 2 करण परिणाम के द्वारा 7वें गुण स्थान में आ गए, वापस श्रेणी मान लिए। कर सकते हैं ऐसा, एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी मंडती है। नहीं तो फिर अगले जन्म में, नहीं तो फिर अगले जन्म में होगा। अगले जन्म में हो कि क्या क्या कहते हैं उसको, अर्धपुद्गल। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद हो, कौन जानता, कोई नहीं जानता। रुल गया सो रुल गया, और निगोद में गया तो भगवान ही मालिक है। तो फिर छायक होने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। छायिक का तो हो ही गया। छायिक क्यों? छायिक तो 2-3 भाव में नियम से जाएगा मोक्ष। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। छायिक तो जाएगा, छायिक तो ज्यादा से ज्यादा 3 भाव भी लोग कहते हैं। हाँ। ये कभी उस भाव में देव में चला गया, फिर आकर के मनुष्य बना और मोक्ष जा सकता है। नहीं, छायिक के लिए यहाँ पर बात नहीं है। जो छाय उपशमिक से चढ़ा है, मतलब उपशम से चढ़ा, द्वितीय उपशम करके चढ़ा। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो क्लियर है, मैं छायिक के लिए पूछ रहा था। नहीं, छायिक तो चौथे से नीचे नहीं आएगा ना, चौथे से नीचे। दीदी मेरा प्रश्न ये चर्चा में मेरा एक प्रश्न निकल आ गया कि ये जो भाई साहब बोल रहे थे, छायिक वाला श्रेणी मान रहा है 9वें गुण स्थान में, अब वो उपशम श्रेणी में चढ़ रहा है, तो वो चढ़ नहीं सकेगा ना वहां, वो चढ़ सकता, वही तो 7 प्रकृति का क्षय किया है ना। 1 मिनट, किसको क्षय, क्या चीज किया क्षय?
सात प्रकृति जो दर्शन हुई कि सात 3 प्रकृति। अनंतानुबंधी की 4। एक मिनट, अगर सात प्रकृति क्षय करने से छपक श्रेणी हो जाए तो फिर चौथे गुण स्थान वाले का नियम हो गया कि वो चौथे गुण स्थान में जिसने सात प्रकृति क्षय कर दिया उसका तो नियम हो गया कि वो छपक श्रेणी चढ़ेगा। जबकि वो मुनि भी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, जिसका क्वेश्चन उन्हीं को ये करने दीजिए। क्या निकला आपके उत्तर से कि चौथे गुण स्थान में सात प्रकृति का क्षय होता है? बहुत सुंदर, ये सब प्रश्न करा करिए। सात प्रकृति का क्षय करके कोई श्रावक है, चौथा काल है, मोक्ष जा सकता है। तो जरूरी थोड़ी कि चला जाएगा, व्रत को लेगा, मुनि बनेगा तभी तो होगा ना। अब मुनि भी बन गया, व्रत भी ले लिया, चलिए क्षयिक है, अब वो 8वें से 9वें गुण स्थान में आया। अब उसके परिणामों में इतनी विशुद्धि ही नहीं बन पा रही कि क्षय करे प्रकृति को। कौन सी प्रकृति क्षय करनी है? अनंतानुबंधी चारित्र मोहन की 21 प्रकृति को क्षय करना। बाकी नामकर्म की प्रकृति का कोई खास वैल्यू नहीं, वो तो हो जाएगी, लेकिन 21 प्रकृति को क्षय करने के लिए तो बहुत मोटा, बहुत धारदार तलवार चाहिए इसको काटने के लिए। उतने परिणाम उसके नहीं बन पा रहे, श्रेणी तो मंड गई है, अब वो उपशम करके आगे बढ़ जाएगा। क्षयिक होने से मोक्ष चला जाए ये घटेगा नहीं ना, नहीं तो फिर चौथा गुण स्थान जिसने क्षयिक कर लिया भाई वो इस भाव से मोक्ष जाएगा, फिर तो अगला भाव लेने की जरूरत ही नहीं है ना। क्या जरूरत अगले भाव की? आया कि नहीं समझ में? तर्कना समझ में आया कि नहीं? हेतु समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया है। अब वो जो गुणस्थान उसका 8वां 9वां चल रहा है ना। किसका? जो क्षयिक वाले का। हाँ, तो क्षयिक वाले नीचे क्यों आ रहा है फिर वो? हाँ, क्षयिक वाला 9वां में पहुंच गया, ठीक है। 8वें में तो कोई प्रकृति, अब 9वें गुण स्थान में तो 21 प्रकृति का क्षय करना है, सत्व विच्छुत्ति करनी है, सत्ता से हटानी है। तो सत्ता से किसी चीज को हटाने के लिए तो मेहनत लगेगी ना, पर बहुत प्रशस्त परिणाम चाहिए ना, बहुत प्रशस्त परिणाम चाहिए। तो उतने परिणाम उसके नहीं बन पा रहे हैं, तो वो छपक नहीं चढ़ के उपशम चढ़ जाता है, उन 21 प्रकृतियों को दबा के आगे 10वां 11वें में आ जाता है। क्षयिक है तो नीचे गिरेगा, अगर वैसे 6ठे 7वें तक झूल सकता है, मान लीजिए और गिरा तो वो चौथे तक बच जाएगा। यही क्षयिक का सबसे बड़ा फायदा है। बाहर से कपड़ा नहीं पहन लेगा पर वो परिणामों से चौथे में आ जाएगा। पर जो द्वितीय उपशम करके चढ़ा है उसका तो कोई मालिक ही नहीं है, वो दूसरे में आएगा कि पहले में आएगा, कोई नहीं भी आ सकता, आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है, पर आ सकता है। मिथ्यात्व का द्वितीय उपशम से क्षयोपशमिक बनेगा, क्षयोपशमिक बनने के बाद में द्वितीय उपशम का काल अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त खत्म हुआ, उसको सम्यक प्रकृति उदय में आई, सम्यक प्रकृति उदय में न आकर के उसको अनंतानुबंधी उदय में आ गया दूसरे में, मिथ्यात्व उदय में आ गया पहले में। 11वें गुण स्थान में यथार्थ चारित्र जिसने प्राप्त किया, जिसने आत्मा का साक्षात्कार अनुभव, साक्षात्कार मतलब वो कोई मूर्त रूप से नहीं दिखी है उसको, लेकिन उसका अनुभव हुआ उसको, क्योंकि यथार्थ चारित्री 14वें में है। जैसा चारित्र 14वें में है वही चारित्र 11वें में है। इतना सा भी डिग्री में अंतर नहीं है कि कोई कह दे यहाँ तो 90 डिग्री का है, 14वें गुण स्थान में 100 डिग्री का है, ऐसा आगम में तो आया नहीं है। फिर पंचम काल में जो भाव हो रहे हैं वो क्या लेना फिर उसमें? इसमें क्षयिक वाला चतुर्थ काल का, क्षयिक वाला कौन सा तीर्थंकर काल में होगा ना, पादमूल तो होना चाहिए क्षयिक को। अब इस पंचम काल में जो अपने हमारे जो भाव बन रहे हैं वो कैसे भाव होंगे फिर? क्षयक्षम वाले है, क्षयक्षम तो है ही अपने को, लेकिन क्षयिक वाला ऐसा उसकी रचना ऐसी हो रही है। क्षयिक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ना। क्षयिक होने के लिए हमारी इस पंचम काल में क्या हालत हो रही होंगी? हाँ, तो क्षयिक, अरे आचार्य श्री विद्यासागर जी कहा करते थे, कितनी ताकत लगाऊं, कितना ध्यान लगाऊं, सहनन ही नहीं है। आप तो क्षयिक की बात कर रहे हैं वहां, क्योंकि क्षयिक के लिए भी सहनन चाहिए, क्षयिक सम्यक दर्शन के लिए भी पहला वाला सहनन चाहिए। तो ठीक इसी आवाज में बोलते थे, कितना करूं, कितना ध्यान लगाऊं, सहनन ही नहीं है। काल का फर्क तो पड़ेगा ही ना। हम लोग का स्त्रियों का तो और सहनन, ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान भी नहीं लगता, वही तो मिनटों में परिणाम बदलते हैं। तो संधान सागर जी का आता रहता ना, कई बार 2 दिन तक खड़े रहे, ध्यान लगाया, आता है ना। कैसे हम तो सोचते रह जाते कि आखिर वो 2 दिन तक सोचे क्या, क्योंकि मन तो हमेशा सोचने वाला चीज है। 2 दिन तक वो क्या सोचे कि भूख प्यास, पैर में दर्द नहीं होना, मतलब कैसे स्थिर कैसे रह गए।
तब लगता कि इस काल में भी जो सहनन मिल रहा उसमें भी है ताकत, और इन लोग को देख के लगता कि हाँ चौथा काल में कितनी ताकत होती होगी, इन लोग को सुन के ऐसा लगता है। ना संदान सागर हमारे 36 घंटे हाँ। ध्यान करते, खड़े रह के करते हैं फिर। हाँ खड़े रहते हैं, आता उनका कई बार ये चीज आता है। हाँ 48 मिनट में बैठ भी नहीं सकते हम। दीदी साहिक सम्यक दृष्टि अगर उपशम श्रेणी मानता है बाद में, तो वो गिरना जरूरी है क्या उसका? हाँ उपशम श्रेणी से नियम से गिरेगा, 11वें गुणस्थान से 2 कारण से गिरता है। कौन बताएंगे पुराने लोग 2 कारण? विभा गांधी जी का। मैं बोलूं? मैं बोल के देखूं दीदी? प्रणाम करती हूँ दीदी। नहीं, कोई भी मैं बोलूं नहीं बोलेगा मेरे को, मैं चेहरे से जी, पहले जी। वैसे लोग को पूछना जी, जी। चाहती हूँ। मैं नहीं हूँ माँ, मैं नहीं हूँ, मुझे पूछो। थोड़ा सा शंका हो कि ठीक से नहीं बताएगा, पहले उसको उत्तर लेना चाहती हूँ मैं। मेरी गलती हो जाएगी, मैं बोलूंगी। हाँ बोलिए वर्षा जी। उसका गुणस्थान का काल या उसका भव, ये 2 कारण हो सकते हैं। उस गुणस्थान का जो काल है वो काल समाप्त होने से नीचे आएगा, या उसका भव पूरा जो है उसका आयु कम हो, आयु समाप्त होने के माने से नीचे आ जाएगा। भव बोलने से लोगों को पकड़ में नहीं आता, या तो आयु समाप्त होने का काल आ गया अथवा गुणस्थान का काल आ गया। 11वें गुणस्थान में मरण है कि नहीं? क्योंकि काल समय ऐसा थोड़ी होगा कि भाई 11वें में अब आयु क्षय हुई है तो रुको भाई, नीचे नीचे जाने दो, चौथा तक जाने दो के लिए, ऐसा तो होता नहीं है ना। कल आज परेश बाबू जी नहीं है, लगता तबियत खराब है बाबू जी की। कल एक चीज पढ़ने को मिली मेरे को, परसों मिली, तो क्योंकि आज तक मालूम नहीं थी मुझे, तो थोड़ा सा शंका हो गया कि मैं इसको पूरी तरह से सही मान के लोगों को बताऊं कि नहीं ग्रुप में। फिर मैंने अपूर्व सागर जी को भेजा कि महाराज जी मुझे ये पढ़ने को मिला, और मेरी तर्कना ये कहती, महाराज जी ना कोई भी प्रश्न का उत्तर देते तो फिर मेरे को कहते और आप क्या, आपकी सोच क्या है, तो हम पहले ही लिख दिए कि महाराज जी मेरी सोच यह है कि ये चीज ठीक बैठ रही है। फिर महाराज जी उत्तर क्या आया था, हम आज तक नहीं जानते थे, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं फिर कहती हूँ मैं बहुत थोड़े दिन से जैन धर्म में आई हूँ, तो इसलिए मेरे को बहुत कुछ नहीं मालूम है। मनुष्य या कोई भी जीव, मनुष्य क्या, मरण तो सबके ही है, चारों गति के जीव मर रहे हैं। मरण कब आएगा? खड़ा है तो भी आ सकता है ना, खड़े खड़े यूं गर्दन हो गई, बैठा है बैठे बैठे यूं गर्दन हो गई, और सोया में तो बच्चे दूसरे दिन देखते ही हैं कि कब मरे कुछ पता ही नहीं चला। रात में बहुतों का सुनते हैं इस तरह से, भाई रात में सोए थे, सोए के सोए रह गए, तो अपने लोग को बहुत ही सुनने में मिलता है। तो भाई आखिर में विग्रह गति में कौन सा आकार रहेगा? वो जिस आकार, मनुष्य के आकार का, तो मनुष्य का आकार तो रहेगा उसका, ये तो सब जगह लिखा हुआ है कहीं भी कि भाई जिस आकार में, त्रियंच है तो त्रियंच का आकार रहेगा, हाथी है तो हाथी का आकार रहेगा, बैल है तो बैल का आकार रहेगा, लोमड़ी है तो लोमड़ी का आकार, ये तो भाई आकार रहेगा। लेकिन वो सोया रहेगा कि बैठा रहेगा कि खड़ा रहेगा, कैसा आकार उसके खड़े में रहेगा? मनुष्यकार ऐसे खड़ा होगा कि मनुष्यकार ऐसे सोया होगा कि मनुष्यकार ऐसे बैठा होगा, कैसे होगा वो आकार? ये देखिए कितनी बढ़िया चीज है। आप लोग को किसी को पढ़े हो सुने तो मुझे नहीं पता, मैं तो परसों अचानक से पढ़ी। तो जैसा मरण करेगा वैसा ही विग्रह गति में रहेगा। सोया सोया मरा है तो प्रदेश उसके सोए सोए रहेंगे, जो कारमान आत्मा के प्रदेश और कारमान शरीर सोया सोया रहेगा, बैठा तो वैसे बैठे बैठे का होगा। तो अभी ये बात इसलिए याद आ गई क्योंकि 11वें गुण स्थान में मरा तो क्या वो भाई ठीक है अब मेरा मरण आया है, मैं नीचे जाऊं धीरे धीरे करके, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो 11वें में मर जाएगा ना। 11वें से नीचे संजोग से 10वें में आ गया था, गिरना जरूरी है वहां तो, क्योंकि अंतर्मुख के बाद उसको नीचे गिरना ही गिरना है। 10वें में आ गया मरण तो 10वें में मर जा, 10वें में चला जाएगा। 9वें में है तो 9वें में जहां भी उसका मरण आएगा वहीं वो उसका मरण हो सकता है। मरते ही उसका चौथा गुण स्थान हो जाता है। मरने के गुण स्थान सारे हैं, मरण होने के बाद में सम्यक दृष्टि का चौथा ही गुण स्थान है और कोई गुण स्थान नहीं है। ऐसा क्यों है? आगे का गुण स्थान संयम के गुण स्थान है और विग्रह गति में संयम का पालन नहीं होता, इसलिए संयम वाले गुण स्थान नहीं पाए जाते हैं। तो खाली चढ़ते समय मरण नहीं है कहीं पर। कहाँ नहीं है मरण जयश्री जी? हाँ प्रणाम दीदी। 8वें गुण स्थान में जब तक निद्रा प्रचला के पहले भाग में विच्छित्ति नहीं होती है तब तक मरण नहीं होता है। यानी कोई अगर श्रेणी मांडा है तो निश्चित रूप से उसकी इतनी आयु तो है कम से कम, जितनी देर में निद्रा और प्रचला की विच्छित्ति हो जाए, इतनी आयु नहीं होगी तो वो श्रेणी नहीं मांडेगा।
इतनी आयु तो होनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पहले मरण ही नहीं है उसका। दीदी आपने अभी जो बताया ना बैठे सोते हुए जाता है, ऐसे भगवान के उसमें भी तो लगता है ना कि शायद 20 या 22 भगवान खड़गासन में गए और 2-3 पद्मासन में गए, मोक्ष हाँ जो गए हैं, हाँ। वो नियम यहाँ पे भी लगता होगा ना? नहीं, वहां पर तो नियम ऐसा नहीं कि वहां का तो योग, यहाँ तो कार्मन का योग चल रहा है। हाँ। यहाँ पर तो कार्मन, वहां तो योग ही नहीं ना है भाई। आसन बदलने के तो का योग चाहिए ना, तो वहां तो योग तो 13वें गुण स्थान में खत्म हुए। ये हम नाम नहीं खोलेंगे। अभी सुयोग्य नंदिनी माता जी से किसी ने यह प्रश्न कर दिया, शायद सुनते हैं कि पहले के प्रवचन में बहुत बड़े संत ने यह कहा कि नहीं, सब वहां पर पद्मासन से हैं। कुछ भी हम नाम नहीं खोलना चाहेंगे, हो ही नहीं सकता है, घटेगा ही नहीं। मरने के समय वो आत्मा के पर्दे ऐसे तो वो खड़े हो गए, घट ही नहीं सकते हैं। योग है ही नहीं, शुद्ध आत्मा हो गई वो जैसी थी वैसी जाके विराजमान होगी। ये जिन्होंने भी कहा है, इन दिनों काफी आवाज आ रही है इस चीज की, इतने दिन तक नहीं आई, क्योंकि अभी सुयोगानंदी माता जी बहुत ज्ञानवान है, कलकत्ते में आई हुई हैं। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया, वो घूम करके मेरे पास आ गया कि ललिता जी ऐसा सुने हैं क्या। 2-4 फोन आ गया मेरे पास कलकत्ता से। लेकिन भैया सुनने की जरूरत ही नहीं है। योग कहाँ, 13वें में खत्म। सूक्ष्म योग से एकदम योग नहीं, व्यू परत क्रिया निवृत्ति स्थान ध्यान हो गया। वहां कहाँ योग, आत्मा के पर्दे से अपने से तो है नहीं, क्योंकि तो भाई तो वहां पर कहा गया कि ऊपर कैसे जाते हैं, क्रिया तो है ऊपर, तो वो क्रिया के बल से थोड़ी जा रहे हैं। जैसे बैलून में आप गैस भरते तो अपने आप तो ऊपर उड़ जाता है, उसको आप ऐसे उड़ा थोड़ी रहे हो बैलून को। तो उसी तरह से वो आत्मा के पर्दे से इतने हल्के, जैसे हांडी में बहुत अच्छा उदाहरण दिया 10वें अध्याय में। हांडी पे माटी लपेट के पानी में डालते तो डूब जाती है, धीरे धीरे मट्टी गल जाती तो वो हांडी ऊपर आ जाती है। अपना उसमें है भी उदाहरण। तो उसी तरह से सारे कर्मों का भार था वो आत्मा के प्रदेशों से हट गया, इतने हल्के हो गए कि स्वतः ऊपर जा रही है, वो क्रिया नहीं कर रही है। वहां क्रिया नहीं घटेगी, वहां स्वतः जा रही है, न योग घटेगा। ये तो वैभाविक शक्ति है। योग शक्ति तो आत्मा की स्वयं की शक्ति नहीं है, वैभाविक शक्ति है। और शुद्ध आत्मा में वैभाविक शक्ति नहीं पाई जाती है, संसारी आत्मा में पाई जाती है। दीदी जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृति का क्षय करके शनि चढ़ेगा, उसको क्षय की तो बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको छपक श्रेणी बोलेंगे, छपक शनि बोलेगा। 7 प्रकृति को क्षय करना क्षयिक सम्यक दर्शन, और 21 प्रकृति को क्षय करना छपक श्रेणी। छपक श्रेणी 21 उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। हाँ, 21 प्रकृति का उपशम करना उपशम श्रेणी, 21 प्रकृति का क्षय करना छपक श्रेणी। आपने 11वें गुण स्थान का मरण बताया था, आवाज कट गई थी, समझ में नहीं आया, दोबारा बताएंगे 11वें गुण स्थान में मरण कैसे होता है? 2 कारण से होता है। 11वें गुण, सारे गुण स्थानों का समय 6ठा 7वां को छोड़ दीजिए, 6ठा 7वां का भी अंतर ही मुहूर्त है। 5वें वगैरह गुण स्थान का काल का जाल, तो सारे गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मूर्ति 11वें गुण स्थान में कोई मुनिराज पहुंचे हैं तो अंतर मुहूर्त तक रहेंगे, फिर नियम से गिरेंगे क्योंकि काल ही समाप्त हो गया। अथवा वो प्रवेश किए 11वें गुण स्थान में, जैसे ही पहुंचे सूक्ष्म लोक को दबा करके, उनकी आयु कितनी बची थी? एक ही समय बची थी। अब एक ही समय के बाद वो मरण कर गए। वहां पर मरण करके, मरण होते ही चौथे में आ गए। और इस यही कारण है, एक ही कारण है विग्रह गति में द्वितीय उपशम घटने का। बाकी द्वितीय उपशम किसी पर्याय में किसी भी तरह से नहीं घटेगा। विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में द्वितीय उपशम घटता है केवल इसी से कि 11वें 9वें 10वें आदि उपशम श्रेणी में अगर कोई मरण करता आप है। म्यूट हो रहे हो दीदी, बीच बीच में आपका म्यूट हो आवाज जाता कट है जा रही है। शायद। नहीं बिल्कुल ठीक आ रही है, हमें तो बिल्कुल ठीक आ रही है। नहीं, इंटरनेट की आवाज है, प्रॉब्लम। बराबर आवाज है दीदी। नहीं तो 11वें गुण स्थान में जब मरण करेंगे तो चौथे स्थान में आ जाएंगे विग्रह गति में। मरते ही। अच्छा, मरते ही, क्योंकि संयम नहीं पलता ना। वो तो कोई भी गुण स्थान में मरिए, संयम के स्थान में 5वें में 6ठे में 7वें में मरण सब जगह है। मरते ही चौथा हो जाता, मरे सो चौथो हुए, है ना। इतनी सी पंक्ति याद रखे। विग्रह गति में द्वितीय उपशम होता है। फिर द्वितीय उपशम वही जो उपशम श्रेणी में मरण करता है उसको द्वितीय उपशम पाया जाता है। तो क्या कहते हैं कि केवल देव गति में जाने वाला देव में जाता है, क्योंकि वही द्वितीय उपशम चढ़ आयु बंद करके तो वही चढ़ेगा जो देव आयु बांधेगा। बाकी आयु के साथ तो मुनि बनना ही संभव नहीं है।
तो देव में जाएगा। तो इसीलिए कहा गया भाई द्वितीय अपने लोग सर्वार्थ सिद्धि के समय में बहुत अच्छा, द्वितीय अध्याय में बहुत अच्छा पढ़ाया गया था। ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका विश्लेषण अभी भी निकाल के सुनेंगे तो आप लोग को भाव भासना हो जाएगी। दूसरा अध्याय का उसमें आप लोग को समझाया गया था द्वितीय उपशम बढ़िया से। तो केवल देवगति द्वितीय उपशम विग्रह गति में कब पाया जाता है? जो उपशम श्रेणी में मरण करता है, मनुष्य करता है, और कोई तो उपशम श्रेणी मानता नहीं है और कोई गति वाला। तो द्वितीय उपशम शरण में जो मरण करता है उसको विग्रह गति में द्वितीय उपशम सम्यक तो पाया जाता है। तो अच्छा भाभी, ये जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो वो मतलब वो भी किस प्रकृतियों का उपशम ही करेगा, क्षय नहीं करने का? मतलब कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है और वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो उपशम वो श्रेणी चढ़ेगा, उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो 21 प्रकृति का उपशम ही करेगा, क्षय नहीं होगा कोई। क्षय होने से तो छपक श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न है? आगे चलो। पहले 12वें वास्तु पूज्य और 22वें नेमिनाथ, ये 3 भगवान पद्मासन से मुख से गए हैं। हाँ, और बाकी तो खड़गासन से गए हैं। तो हाँ। वहां फिर शिला में तो फिर पद्मासन खड़गासन दोनों होगा ना दीदी? हाँ, दोनों यही होगा। मेरा प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, दोनों होगा। वह योग ही नहीं है। कैसे? शुद्ध आत्मा के योग शक्ति विभाव शक्ति है, और शुद्ध आत्मा में विभाव शक्ति पाई नहीं जाती है। तो फिर कहाँ बैठे हुए खड़ी कैसे हो जाएगी आत्मा? बैठे हुए आत्मा के प्रदेश निकल गया, वो जा रहे हैं ऊपर, तो एक ही समय की तो गति है वो, और उसमें वो खड़े हो गए। ये तो थोड़ी सी वैसे भी लॉजिक ही नहीं बैठ रहा ना, लॉजिक भी तो बैठना चाहिए। तो बोलने को अपन कुछ भी लगा दो वो तो अलग बात है, क्योंकि योग अभी शक्ति है। ये भी तो एक बार ये भी तो शायद पढ़ा था कि 11वें गुण स्थान में जो मरण होता है तो वो सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। ना 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 ऐसा ना कुछ ना पढ़ा ना था, पता नहीं नहीं ऐसा मुझे ध्यान नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए जिसने पहले आयु 33 सागर की बांध ली है वो फिर वहां से 33 वाला में जाएगा। आयु बंधी, वहां आयु का बंध नहीं ना है। अगर 11वें गुण स्थान में आयु बंध होता ना तो शायद वो बंद करके बोलो चलो परिणाम की उत्कृष्टता से 33 सागर का बांध लिया। अब आयु का बंध तो नीचे हो गया, मरण 11वें में हो रहा है, तो किसी ने 7वें से 8वें गुण स्थान जाते से उस समय उत्कृष्ट आयु का बंद होता है परिणामों की विशुद्धि से, तो 33 सागर की आयु बांध ली किसी ने, तो 33 सागर के। अच्छा, उपशम श्रेणी तो और 3 सहनन से भी चढ़ सकता है, 3 सहनन से चढ़ सकता है, छपक तो लास्ट वाले से चढ़ता है। तो वो लेकिन 33 सागर की आयु बांधने के लिए तो पहला सहनन चाहिए, और किसी सहनन से बनती नहीं है 33 सागर की आयु। आप लोग को ये बताया हुआ, मेरा कर्णन योग में बहुत हाईलाइट किया हुआ मेरा ये सब ये चीज। दीदी, जब आप बोले कि 11वें में परिणाम 14 के समान ही होते हैं, तो फिर उसको 11वां गुण स्थान क्यों लिया गया? परिणाम इसमें क्या तो बंद करिए चारित्र। अंजना दीदी, आप अंजना दीदी, आप म्यूट कीजिएगा प्लीज। कर लिया, मेरा बार बार नेटवर्क जा रहा है इसलिए मैंने खोला था। मैंने परिणाम नहीं कहा, परिणाम तो एक से हो ही नहीं सकते ना। वहां पर सारी प्रकृतियां सत्ता में बैठी है, आगे के गुण स्थान में सत्ता से खत्म हो गई है, तो एक से तो ही नहीं सकते। चारित्र 5 तरह का चारित्र है, तो सूक्ष्म सामपाय संयम तो हो गया 10वें में। आगे यथाख्यात संयम कहिए या चारित्र ही कहा जाता है, क्योंकि चारित्र आत्मा का गुण है और संयम हम लोग ये संसारी जीव के ग्रहण करने का, दोनों में ये अंतर है। चारित्र आत्मा का गुण है, तो यथाख्यात चारित्र वहां प्रकट हो जाता है, और वही चारित्र 12वें में है, वही 13वें में, वही 14वें में है। चारित्र की अपेक्षा एक जैसा है। और जिसने 7 प्रकृतियों का क्षय कर लिया उसके 2-3 भव बचते हैं। हाँ, वो देवभाव में जाएगा, फिर आके मोक्ष जा सकता है, 2 भाव में भी जा सकता है, प्रेजेंट भाव, 3 भाव। अब कोई का भोग भूमि की आयु अगर किसी ने बांध ली तो फिर 4 भाव लग जाएगा। पहले मर के भोग भूमि जाएगा, फिर स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि नियम से स्वर्ग में जाता है, फिर कर्म भूमि में आएगा तो उसका 4 भाव हो जाएगा। जिसने मनुष्य आयु बांध ली है, भोग भूमि की आयु बांध ली है, तो फिर 4 भाव हो जाएगा।
चलूं आगे? 2:40 हो ने गई पहले आयु बांध ली, वो तो छपक श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता। ना, राइट। बद्धा इसको नहीं चढ़ता। ठीक है, चले एक गाथा ले लें, समय तो हो गया, 2:45 हो गया, एक गाथा पढ़ लेते हैं। आज गाथा पढ़े ही नहीं है। 22 28 10 चौरुदो अणेन सग 20 26 दशयतियम इगी 28 दुनवयतियम 22 28 10 चौरुदो अणेन सग 20 26 दशयतियम इगी 28 दुनवयतियम। जो काफी दिन हो गया पढ़े हुए गाथा पढ़ लें, मेरे को इतना याद नहीं रहता है। मैं पढ़ लूं 22 क्या? 28 10 ऋतुओ अणेन सग 20 26 दशयतियम इग्गी 28 नवयतियम। 22 28 22 प्रकृति का बंध सहित चारों गति वाले कर सकते हैं। 28 का सत्व होने से चूंकि दोनों को आधार बना रहे हैं, बंध और सत्व को, तो बंध 22 का है, सत्व 28 का है, और उदय को आधे ही बना रहे हैं, तो उसके आधार से कितना आधे है? 10 चौ उदवो, 10 आदि 4 यानी 10 9 8 7 प्रकृति 4 उदय स्थान है। अनेन सग 20 क्यों इसके लिए कह रहे हैं 7 प्रकृति के उदय स्थान के लिए। अनेन सग 20 क्योंकि वहां अनंत, अनेन माने अनंत अनुबंधी का ये नहीं है, उदय अनंत अनुबंधी उदय स्थान भी है, इसलिए वहां पर 7 प्रकृति का भी हो जाता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? सग 20 यानी 27, 26 यानी 26 का सत्व रहते हुए, दशयतियम 10 9 8 ये 3 प्रकृति का उदय स्थान होता है। क्यों हो जाता है? तो इगी अड 20 इगी अड 20 इगी माने 21, इगी 20 में लगा दिए 21, अड लगा दिए 20 में 28, तो वहां पर 21 और 28 नवयतियम और 9 8 7 प्रकृति, इस तरह से 3 सत्व स्थान है। जहां पर 21 प्रकृति का बंध है, वहां पर बता रहे हैं। कल इसको हम लोग डिटेल समझेंगे, आज 2:45 हो गया है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।